मैंने पीलीभीत के लोगों की बहुत सेवाएं की। संपन्न लोगों के हिसाब से पीलीभीत का विकास नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, हम ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन ये बात लगातार उठ भी रही है, ईवीएम से गड़बड़ियाँ हो रही हैं। निश्चित रूप से जब बैंक के अकाउंट्स हैक हो सकते हैं, अमेरिका के व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी हैक हो सकती है, तो फिर ईवीएम का कोई ऐसा विषय नहीं। पिछड़े वर्ग की बदौलत ही खासतौर पर जो कुर्मी बिरादरी है उसके दम पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सीट जीती जाती है। माननीय संतोष गंगवार जी के सामने बिरादरी है, लेकिन दिन पर दिन छिटक रही है। भारतीय जनता पार्टी बरेली लोकसभा से किसी अन्य को अगर टिकट देती है, जो क्योंकि अभी तक घोषित नहीं हुआ है, तो हो सकता है आपको फिर से जो है समाजवादी पार्टी यही ले आए बरेली लोकसभा। अब ये तो खैर माननीय अखिलेश जी की बात है, और वो जो निर्णय लेंगे वो हम करेंगे। इस सरकार में तो करीब लोग जेल जा रहे हैं, लेकिन इनके काम इतने हैं कि इनका मामला ही खत्म हो जाएगा। मेरा चुनाव इतना जबरदस्त था, मैं पहले चुनाव में मुझे 53% वोट मिले। जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी, अच्छाई बुराई का मतलब नहीं समझेगा मतदाता, तो कुछ नहीं होना है। जो आज का विपक्ष है वो तो झेल गया, ये लोग झेल नहीं पाते। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष आनंद, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। और इस वक्त हम मौजूद हैं भगवत शरण गंगवार जी जो है प्रत्याशी घोषित किए हैं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर से पीलीभीत लोकसभा के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, स्वागत आप क्यों कर रहे हैं? आप हमारे यहाँ हैं, आपके चैनल में स्वागत जरूर है, लेकिन हम आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम क्योंकि इलेक्शन मोड में इस वक्त पूरा देश है, तो हम उसी से जुड़े हुए कुछ आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे। पहली बात तो यही कि मुद्दे क्या हैं, इस पे हम आपसे बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि मुद्दे सामने हैं। उन मुद्दों पर आपकी राय जानना चाहेंगे। जैसे कि अभी देश भर में कुछ मुद्दे बहुत चर्चा में, जैसे कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा इस वक्त काफ़ी लाइमलाइट में है, या फिर ईवीएम मशीन का मुद्दा है कि उससे कुछ धोखाधड़ी हो। इन मुद्दों पर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है? जहाँ मेरी बात है तो सोशल मीडिया, एक तो सबसे पहली चीज ये है कि इस लोकतंत्र की बर्बादी में जहाँ सत्ता और सरकारें हैं, वहीं जो एक चौथा पाया बोला जाता है, उस चौथे पाए की भी बहुत बड़ी कमियां हैं, जो नेताओं की और सरकारों की गोद में बैठे हैं। 10 सालें हो गई इस सरकार के लिए। 10 साल में किसी पत्रकार ने जो भी विशेष घटनाएं हिंदुस्तान में घटी, उन घटनाओं के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी से किसी एक ने कुछ नहीं पूछा। जितने घपले और घोटाले हुए उनके विषय में भी किसी प्रेस ने, जो मेन जिम्मेदार है प्रधानमंत्री जी, तो उनसे कोई एक बात नहीं पूछी। बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, बड़े बड़े स्कैंडल हुए, कुछ नहीं। तो सबसे पहली कहना चाहिए बात ये है। और जहां बात रही, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो, ये सब सत्ता के पैसे को लूटने के तरीके हैं। और लगातार सोशल मीडिया अगर आज नहीं होगी तो पब्लिक को कुछ जानकारी नहीं मिलती। जो आज पब्लिक में जानकारी है वो सोशल मीडिया के माध्यम से है, चाहे और जितनी भी घटनाएं हैं स्कैंडल हैं उनके बारे में। तो ये बातें सही हैं निश्चित रूप से, लेकिन तंत्र को ऐसा कर दिया, जैसे आपने दिल्ली की बात की, केवल दिल्ली की 7 सीटें घेरने के लिए पंजाब में आप पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी को किनारे कर दिया, पंजाब को अपने कब्जे में लेने के लिए। ये सब हो गया है। केजरीवाल साहब को जेल भेज दिया, इससे गलत कोई काम नहीं हो सकता। मैं तो इस संबंध में प्रश्न। आप लगातार कई बार, क्योंकि लंबे समय से पॉलिटिक्स में विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे हैं आप, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि भगवत जी के नाम या उनके परिचय को लेके कोई ऐसी वो नहीं है कि लोग ना जानते हैं, उनको सामान्यतः लोग जानते ही हैं। और बरेली लोकसभा, पीलीभीत, पूरे मंडल में भी और पूरे उत्तर प्रदेश में भी उनका वैसे ही नाम है। ईवीएम से इलेक्शन आपने भी लड़े हैं, आप भी जीते भी हैं, आप हारे भी हैं।
तो ईवीएम को लेकर आप क्या सोचते हैं? जैसे ये बात लगातार अभी चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, हम ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन ये बात लगातार उठ भी रही है, ईवीएम से गड़बड़ियाँ हो रही हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये बात आई है, अखिलेश जी भी कह चुके हैं। आप इस मामले में आपकी क्या राय है? मेरी भी राय मेरे अपने नेताओं से जुड़ी है। सबसे निश्चित रूप से जब बैंक के अकाउंट्स हैक हो सकते हैं, अमेरिका के व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी हैक हो सकती है, तो फिर ईवीएम का कोई ऐसा विषय नहीं है। जैसे हम चुनाव में काउंटिंग में बैठते हैं, तो काउंटिंग में हमारे नवाबगंज में भी इस बार भी, इससे पीछे भी, बैटरी की चार्जिंग की गति 90 और 95% हो तो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि पूरे दिन जब बैटरी चलती है तो 60-65% से ज़्यादा नहीं होती। लेकिन बैटरियाँ दूसरी बदली गई, इसलिए बदली गई कि उन्हें वहाँ चालू किया गया तो क्यों चालू किया गया, सीधा सीधा हिसाब है कि ईवीएम को हैक किया गया। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, कहने की बात है, लोग समझेंगे भी। मैं जब काउंटिंग में 2022 की सुबह गया तो एक बहुत बड़े अधिकारी ने मुझसे कहा कि आप 2 बजे काउंटिंग आपकी बंद हो जाएगी, 1 घंटे। मैं 24वां राउंड तक मैं जीत गया था और अच्छे खासे वोट था। 3.5 राउंड शेष रह गए, काउंटिंग बंद कर दी 1 घंटे के लिए, और 3.5 राउंड में मुझे 9000 वोट मिले। तो अब इसमें क्या कहा जाए, शक तो पैदा होगी। एक अधिकारी ने कहा था 24 राउंड तक जीत गया हूँ और 25, 26, 27 और फिर 27.5 में दोबारा किया। तो ये बड़ा, और वैसे भी नवाबगंज के साथ ही यहाँ भी कई लोग बैठे हुए हैं। इतना मैं बहुत चुनाव लड़ा हूँ, मैं चुनाव के मैनेजमेंट भी मैं जानता हूँ, और चुनाव की असलियत क्या है चुनाव से पहले बता दूँगा कितने हज़ार वोट से। मेरा चुनाव इतना ज़बरदस्त था, मैं पहले चुनाव में मुझे 53% वोट मिले, 90% का पोल हुआ था, 90,000 का, और मुझे 47,000 कुछ वोट मिले। 43 कैंडिडेट थे, तो 47 यानी 50% से ऊपर। ये चुनाव 22 का उससे भी अच्छा था, लेकिन वो चुनाव हार गई। तो निश्चित रूप से ईवीएम के माध्यम से, और बहुत से माध्यम हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करो तो जितना पैसा बीजेपी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड में लिया है, तक किसी ने नहीं लिया। अब वो पैसा खर्च किया गया, बड़े बड़े लोगों ने, इंडस्ट्रियल एस्टेट के मालिकों ने सबसे ज़्यादा पैसा बीजेपी को दिया, कांग्रेस को भी थोड़ा सा मिला। लेकिन अब ऐसी चीज़ है कि आज के समय में सारा सब बदल के रख देती है। निश्चित रूप से ये सारे बाढ़ की बात हो, ईवीएम की बात हो, या नीति और नियत की बात हो, सब बेकार है। नहीं, तो अब जैसे आपको खुद भी लग रहा है, इस बात का आपको संदेह भी है कि ईवीएम से ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ऐसी संभावनाएं हैं, आपको ऐसा लग रहा है। अब क्योंकि इलेक्शन जो होगा वो तो फिर से ईवीएम पे ही होगा, तब ऐसा नहीं होगा, या इसको लेकर आप लोग उसकी क्या तैयारी कर सकते हैं इसको? क्योंकि पहले भी रखवाली तो पहले भी हुई थी ईवीएम की, पूरा बाहर समाजवादी पार्टी के लोग कैंप लगा के बैठे रहे, कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन फिर भी हुआ, तो जैसा भी हुआ, जो इलेक्शन का रिजल्ट आया वो तो कुछ दूसरा ही आया है। निश्चित रूप से, और इस पर क्या था, पूरे देश के लोगों ने कहा भी, पूरे देश के लोग इलेक्शन कमीशन के पास गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं इस सरकार में। तो इस सरकार का तो फर्ज एक ही है कि जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी, अच्छाई बुराई का मतलब नहीं समझेगा मतदाता, तो कुछ नहीं होना है। और ये जिस दिन हो गया, तो मेरा तो इतना ही कहना है कि जो आज का विपक्ष है वो तो झेल गया, ये लोग झेल नहीं पाएंगे, ये लोग नहीं झेल पाएंगे अपनी करनी में। इतने इस सरकार में तो करीब लोग जेल जा रहे हैं, लेकिन इनके काम इतने हैं कि इनका मामला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, जैसे उनके पास जो मुद्दे हैं, जो सरकार के पास जो जिन चीज़ों को लेके जो बात हो रही है, जैसे अभी चुनावी चंदे की बात हो, चाहे ईवीएम का, या जो भी मसला है, लेकिन आप जैसे समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, पिछड़ा दलित, ए का मतलब तो हालांकि कंफ्यूजन बीच में क्रिएट होता रहा है कि ए का मतलब अल्पसंख्यक है कि अगड़ा वर्ग है कि क्या है, ये बीच में कंफ्यूजन क्रिएट होता रहा है पीडीए को।
लेकिन पीडीए के क्या ऐसे मुद्दे हैं जो इस बात से अलग हैं कि 5 किलो राशन जैसे बांटने की बात लोगों के बीच में चर्चित है कि 5 किलो राशन तो मिल रहा है हमको, या मतलब सरकार ने वैक्सीनेशन कराया सबका, ये बात लोगों के बीच में ड्रॉप हो रही है, या इस तरीके की बातें, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या धारा 370 को में जो भी संशोधन हुआ उसका मामला हो, इन मुद्दों को लेकर आम लोगों के बीच में एक धारणाएं हैं। तो पीडीए कैसे इसको वो करेगा? ऐसा है, हिंदुस्तान में जहाँ मतदाताओं की बात है, संख्या की बात है, तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये तीन सबसे ज्यादा संख्या है, 80-85% में है। और इनकी सुनने वाला भी कोई नहीं, इनसे वोट तो सब लेते हैं, इनकी सुनने वाला कोई नहीं। मुलायम सिंह यादव जी की अगर बात करें, आदरणीय मुलायम सिंह जी की, या माननीय अखिलेश जी की बात करें, तो इनकी सरकारों में इन लोगों के लिए, चाहे वो जमीन काश्तकारी की बात हो, किसानी की बात हो, चाहे बच्चों की बात हो, इनके लिए किया है। और उस बात को कहते अब तक नेता लोग संकोच करते थे, पीडीए का खुलकर समर्थन नहीं करते थे, लेकिन आज खुलकर समर्थन के लिए बिल्कुल सीना तान के कहना चाहिए अखिलेश यादव कहते हैं कि हम हमारे पीडीए के साथ में अगर कोई बात होती है तो अखिलेश यादव सारी जमीनों को तो लोगों को समझ में आ रही है। और इस समय बात बरेली की नहीं, मैं तो पीलीभीत में भी देखा है, लोगों से बात हुई, अन्य जिलों में भी देखा है, मीटिंगों में गया हूँ, तो पीडीए के नाम पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उस बात को अब तक कह नहीं पाते थे। भारतीय जनता पार्टी प्लानिंग करती है कि हमें आज के टाइम क्या कहना है और हमें 10 साल बाद क्या कहना है, तो प्लानिंग करके चलती है। तो वो पिलाना और प्लानिंग हम लोग कम करते हैं, लेकिन अब शुरुआत और उस प्लानिंग की वजह से निश्चित रूप से लोग लामबंद हो रहे हैं। वो अपनी हक भी समझ रहे हैं और अपने हितैषी को भी समझ रहे हैं कि कौन है। और ये चुनाव पीडीए के नाम पर हम लोग लड़ रहे हैं, हमारा नारा पीडीए है और निश्चित रूप से जीतने की है। अच्छा, डी और ए को लेके तो कोई ऐसा बहुत बड़ा ज़्यादा लोगों के बीच में कंफ्यूजन नहीं रहता, लेकिन पी जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग की को लेकर बहुत सारी बातें कंटिन्यूअस होती रहती है। जैसे कि पिछड़ा वर्ग का अभी आरक्षण का मुद्दा आया कि जाति जनगणना कराई जानी चाहिए, और उसका बिहार में से शुरू हुआ, उसका सर्वे भी हुआ, लेकिन पिछड़े वर्ग का ही एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि आपकी पीडीए की जो पॉलिटिक्स है उससे उलट खड़ा हुआ होता है। जैसे अगर बरेली लोकसभा की बात करें तो बरेली लोकसभा में लगातार लंबे समय से पिछड़े वर्ग की बदौलत ही, खासतौर पे जो कुर्मी बिरादरी है उसके दम पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सीट जीती जाती है। मैंने बताया ना कि जागरूकता कम है और वो धीमे शुरू हो रही है। घटनाएं जो बढ़ रही हैं इनके खिलाफ पिछड़े वर्ग के, उतने ही पिछड़े वर्ग को सूझबूझ आ रही है। पहले साथ में भारतीय जनता पार्टी के या संतोष गंगवार के एक लंबा समय हो गया। इस बरेली में कुर्मियों का ही बीजेपी के माध्यम से सत्ता और सरकारों में एमपी बने, एमएलए बने, कई एमएलए बने एक साथ। 91 में मैं जब पहली बार एमएलए बना था तो 5 एमएलए कुर्मी थे, इसे 91 में 9 में से। तो पूरी बिरादरी लामबंद थी बीजेपी के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी समझ में आ रही है। लेकिन फिर भी एक लगाव हो जाता है लंबे समय रहने से, तो उस लगाव की वजह से माननीय संतोष गंगवार जी के साथ में बिरादरी है, लेकिन दिन पर दिन छिटक रही है। मेरे साथ बहुत खड़ी, मुझे पिछली बार में कम से कम 30% 40% वोट कुर्मी का मुझे मिला, और इस बार तो मेरे पास कितने लोग आए कहने कि आप बरेली से लड़ो और हम लोग आपको संतोष गंगवार के मुकाबले में जिताएंगे और उन्हें टिकट मिलता है। तो ये बात तो ऐसी चर्चा तो अभी भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बरेली लोकसभा से किसी अन्य को अगर टिकट देती है, जो क्योंकि अभी तक घोषित नहीं हुआ है, तो हो सकता है आपको फिर से जो है समाजवादी पार्टी यही ले आए बरेली लोकसभा। अब ये तो खैर माननीय अखिलेश जी की बात है और वो जो निर्णय देंगे वो हम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है अभी ऐसी संभावनाएं नहीं हमारी।
माननीय प्रवीण सिंह हेडल साहब को टिकट दिया और हम सब लोग नंदन बनाया गया। अच्छा, ये फिक्स है कि अब कोई सीट चेंज नहीं होने वाली है? नहीं, फिक्स की बात में नहीं कह रहे, जिस मैंने बताया नहीं, ये तो माननीय अखिलेश जी का विषय है। तो ये अभी जैसे जो तैयारियां हैं उसमें अभी किस जगह पे ऐसा लग रहा है कि तैयारियों को अभी और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है? समाजवादी पार्टी का अपना एक ढांचा है, आपका व्यक्तिगत प्रभाव भी है कि ये पूरा क्षेत्र बरेली से लेकर पीलीभीत तक का कुर्मी बिरादरी का एक हेड है, जो नवाबगंज से लेकर पीलीभीत तक है। तो एक तो वो हो गया, इसके अलावा क्योंकि पीलीभीत क्षेत्र अपने आप में एक कृषि के मामले में है, तो यहाँ के लोकल अगर कहें तो ऐसे क्या मुद्दे बनते हैं पीलीभीत के खासतौर पर लोकसभा में कि जिनको लेकर लोगों से बात की जानी चाहिए, या वो मुद्दे उनके लिए प्रमुख हैं? ऐसा है, पीलीभीत बरेली से मिला हुआ जिला है, जानकारी बहुत है। जिस तरीके से बरेली का विकास हो गया, बदायूं का विकास हो गया, वो पीलीभीत का नहीं हो गया, कारण जो भी हो। तो ये भी एक सबसे मेन तो विकास का ही मुद्दा रहता है। इसमें सबसे मेरी अपनी जो समझ में आती है, तो सबसे बड़ा यानी पहला मैं मानता हूँ, मैं एजुकेशन के लिए मानता हूँ। पीलीभीत में एजुकेशन का, बरेली में आज एजुकेशन का हब बन गया, वो पीलीभीत में नहीं है। पीलीभीत होना चाहिए। पीलीभीत तराई क्षेत्र में आता है, एग्रीकल्चर में अच्छा है, लोग संपन्नता है, लेकिन संपन्न लोगों के हिसाब से पीलीभीत का विकास नहीं हो पाया, उस विकास की जरूरत है। और इसकी वजह क्या रही, ये तो एक अलग विषय है, बहुत सारे विषय हैं। मेरा तो एक ही है कि मुझे पीलीभीत के सारे लोग जानते हैं और मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैंने पीलीभीत के लोगों की बहुत सेवाएं की हैं। जब मंत्री बना तो एक अच्छे सेवक की तरह, यानी कोई पीलीभीत में आपको ये कहने वाला नहीं मिलेगा इस मंडल के अंदर किसी जिले में, वैसे तो प्रदेश में भी मेरे पास किसी काम के लिए आया हो और मैंने उसकी बात ना सुनी हो, मैंने उसका जायज काम करवाया ना हो, चाहे जो कुछ करनी हो। नहीं, जो मुद्दे जैसे पीलीभीत अपने बॉर्डर वाला एरिया भी है, जो इंटरनेशनल है कि नेपाल बॉर्डर भी वहाँ से लगता है, तो ऐसे या वहाँ पर एक टाइगर रिजर्व का भी क्षेत्र है। जैसे विकास अगर कहते हैं कि विकास करना है, तो विकास तो सभी बोलेंगे कि विकास करना है। कोई कॉन्क्रीटली आपके पास कोई ऐसा प्लान है कि आप अपनी लोकसभा के लिए कुछ विशेष काम करना चाहेंगे? नहीं, मैंने एजुकेशन का एक विषय उठाया आपके साथ, जो बहुत आवश्यक है। एग्रीकल्चर का भी कहना चाहिए वहाँ पे, जैसे यहाँ पे IVRI है, यहाँ किसान केंद्र है, जहाँ जांचें हो जाती हैं, मिट्टी से लेके जानवरों के लिए बहुत सारे बड़े बड़े अस्पताल खुले हुए हैं। इन सब चीज़ों की जरूरत है, बहुत सारे काम हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, बागवानी से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित बहुत सारे मामले जिन्हें होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडस न्यूज़ टीवी से बात करने के लिए। और अभी क्योंकि भोवा जी अभी क्योंकि उस फेज में है जिसमें कि उनका टिकट घोषित हुआ है और अब प्रचार प्रसार आगे की तैयारियां चल रही हैं, इस पर भी हम लोग यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं यहाँ मौजूद, और उनके साथ उनका एक मीटिंग चल रही है और आगे भी हम उनसे बात करेंगे जब इलेक्शन शुरू होगी, आगे और किया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।